एक ऐसा कैदी जिसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी, जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ऐसी फरमाइश कर दी कि पूरी जेल में सनसनी फैल गई। उसने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारना चाहता हूं जो अपनी मर्जी से मेरे साथ हो। मस्जिद में ऐलान करवा दो कि क्या कोई ऐसी लड़की है जो मेरी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो। यह सुनकर पुलिस वाले दंग रह गए, मगर क्या उन्होंने वाकई इस कैदी की ख्वाहिश पूरी की? वो लड़की कहां से आई और निकाह की रात ऐसा क्या हुआ कि सबके होश उड़ गए? एक ऐसी दास्तान जो आपको आखिर तक सांस रोके रखने पर मजबूर कर देगी। मेरा नाम फरीहा अंसारी है और मैं 40 साल की एक लेडी इंस्पेक्टर हूं। मेरी ये 40 साल की जिंदगी अदालतों, थानों और जेल की दीवारों के बीच ही गुजरी है। मैंने बहुत से मुजरिमों को आते जाते देखा। कुछ मासूम लगते थे, कुछ संगदील, मगर यहां एक कैदी ऐसा था जिसने मेरे दिल को अजीब कश्मकश में डाल दिया था। कैदी नंबर 917। वो कोई आम कैदी नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी दूर की दुनिया में खोया हुआ हो। मैं ना उसे पूरी तरह मासूम कह सकती थी और ना ही मक्कार। बस जब भी मैं उसे देखती, ऐसा लगता जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। उसके चेहरे पर एक प्रासर सुकून था, लेकिन वो सुकून एक अनजानी उदासी में लिपटा हुआ महसूस होता था। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी वो ये कि वो सिर्फ 19 साल का था। उसने अभी तक दुनिया भी ठीक से नहीं देखी थी और अब उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत होना था। वो बहुत कम बोलता था, जैसे उसके पास अल्फाज ही ना हो या शायद वो कहना ही नहीं चाहता था। कई बार मेरा दिल चाहता कि उससे पूछूं, आखिर तुमने ऐसा क्या जुर्म किया जिसकी सजा मौत है? मगर उसके चेहरे पर इतनी मायूसी और बेबसी होती थी कि मेरे होंठ खुद ब खुद सिल जाते। पुलिस में काम करते करते मैं एक सख्त दिल औरत बन चुकी थी। ये पेशा ही ऐसा था। लेकिन 917 को देखकर मेरे दिल में एक नरमी सी महसूस होती, जैसे कोई सवाल अंदर ही अंदर जन्म ले रहा हो। मगर जेल के कानून सख्त थे और यहां कैदियों के साथ जाती ताल्लुक बनाना या उनसे हमदर्दी जताना मना था। आज मुझे एक हुक्म मिला था। 2 दिन बाद कैदी नंबर 917 को सजाए मौत दी जाएगी। इस दौरान उसे आखिरी बार अपने वालिदैन से मिलने की इजाजत दी जाएगी। ये हुक्म पढ़कर मेरे दिल में एक अनजानी बेचैनी ने जन्म ले लिया। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। एक बेचैनी सी थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं जानती थी कि हर सजाए मौत के कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछी जाती है। ये वो वाहिद हक था जो उसे मौत से पहले दिया जाता था। चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे, किसी शख्स से मिलना चाहे या कोई और ख्वाहिश जाहिर करे, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाती थी। कैदी नंबर 917, जिसका नाम रिहान था, आज अपनी मां से मिल रहा था। वो औरत अपने बेटे से लिपट कर रो रही थी, बार बार कह रही थी, बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे इस सजा से बचा लेगा। ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। एक मां की ये उम्मीद मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। सजा सुना दी गई थी और जेल में कोई भी फैसला वापस नहीं लिया जाता था। फिर भी वो औरत पुर यकीन थी कि उसका बेटा बेगुनाह है और कोई मौजज़ा उसे बचा लेगा। मुझे आज ही हुक्म मिला था कि मैं रिहान से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ लूं और उसे उसके घर वालों से मुलाकात का मौका दे दूं। मैं सोच रही थी कि शायद वो यही कहेगा कि वो अपने घर वालों के साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहता है, क्योंकि ऐसे वक्त में कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं करता। मगर मैं नहीं जानती थी कि उसकी आखिरी ख्वाहिश इतनी अजीब और हैरान कर देने वाली होगी कि मैं सुनकर ही चकरा जाऊंगी। मैं उसके पास आई और पहली बार उससे बात करने के लिए अल्फाज जोड़ने लगी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद मैंने हमदर्दी से पूछा, रिहान, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? बताओ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। रिहान ने मेरी तरफ देखा और धीमे लहजे में बोला, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करें कि इसे पूरा करेंगे। मैंने उसे यकीन दिलाया, यह हर कैदी का हक होता है, तुम्हारा भी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो। मैं हैरान थी कि वो इतनी संजीदगी से अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में बात कर रहा था। मैंने नरमी से कहा, आओ चलो, एएसपी साहब खुद तुमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछेंगे। मैं रिहान को लेकर एसपी साहब के कमरे में आ गई। एसपी साहब ने उसे गौर से देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं हैरान थी कि एसपी साहब इस कैदी से इतनी नरमी से पेश आ रहे थे।
आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, लेकिन शायद वो हकीकत से वाकिफ थे, जानते थे कि उसका जुर्म क्या था और उसे ये सजा क्यों मिली। यहां अक्सर कैदी वो होते थे जिनका जुर्म मामूली लेकिन सजा सख्त होती थी, जबकि बड़े बड़े मुजरिम आजादी से घूम रहे होते थे। रिहान ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूं। मैं निकाह करना चाहता हूं और अपनी बीवी के साथ एक दिन गुजारना चाहता हूं। यह सुनते ही जैसे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं और बाकी सब लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। एसपी साहब ने कुछ लम्हे खामोशी में गुजारे, फिर संजीदगी से बोले, बेटा, शादी तो हम करवा देंगे, मगर कौन लड़की तुमसे शादी करेगी जिसे ये मालूम होगा कि अगले ही दिन तुम्हें सजाए मौत दे दी जाएगी। वो थोड़ा रुके और फिर बोले, तुम एक सजाए मौत के कैदी हो। तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं कि तुम्हारे घर वाले किसी को पैसों का लालच देकर रजामंद कर लें, और वैसे भी तुम एक गरीब खानदान से हो और गरीबों से शादी करने के लिए कोई भी आसानी से तैयार नहीं होता, खास तौर पर इस हालात में। क्यों अपनी जिंदगी का आखिरी मौका जाया कर रहे हो? एसपी साहब ने संजीदगी से कहा, कोई और ख्वाहिश बताओ, खाने पीने की कोई चीज या किसी खास शख्स से मुलाकात। हम तुम्हारे लिए सब करने को तैयार हैं, मगर शादी ये मुमकिन नहीं। तुम एक सजाए मौत के कैदी हो, तुमसे शादी करने पर कोई भी रजामंद नहीं होगा। हम तुम्हारी शादी कैसे करवाएं? रिहान ने बेहद इत्मीनान से जवाब दिया, एसपी साहब, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश शादी है, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। उसकी बात सुनकर एसपी साहब हैरानी से उसे देखने लगे। उनके चेहरे पर एक लम्हे के लिए तशवीश उभरी, जैसे उन्हें अंदेशा हो कि कहीं वो जेल की किसी खातून मुलाजिमा से निकाह करने की जिद न कर दे। मगर रिहान ने जो कहा वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। बस इतना करें कि मस्जिद में ऐलान करवा दें कि रिहान खान एक ऐसी औरत से निकाह करना चाहता है जो उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो, मगर सिर्फ एक दिन के लिए, उसकी सजाए मौत से पहले। यह सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। बात इतनी अजीब थी कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। रिहान ने हमसे वादा लिया कि अगर कोई औरत इस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाती है तो हम उसे रोकेंगे नहीं और वो पूरी रात उसके साथ गुजार सकेगी। उसकी चालाकी ने हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एसपी साहब ने कुछ लम्हे सोचा और फिर कंधे उचकाते हुए बोले, हमें पूरा यकीन है कि कोई भी औरत इस शर्त पर तुमसे शादी नहीं करेगी। भला कोई क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? सिर्फ एक दिन के लिए दुल्हन बनने का क्या फायदा? कोई क्यों अपने खानदान के साथ झगड़ा मोल लेगा? मगर रिहान पर हमारी किसी बात का असर नहीं हुआ। वो पूरा सुकून लहजे में बोला, बस आप लोग ऐलान करवा दें, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अगर कोई नहीं आया तो मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूंगा, फिर मुझे चाहे सजाए मौत दे दी जाए। रिहान की इस जिद के आगे हमें हार माननी पड़ी। हमने मस्जिद में ऐलान करवा दिया कि रिहान खान, जो 2 दिन बाद सजाए मौत पाने वाला है, अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक दिन के लिए किसी लड़की से निकाह करना चाहता है। अगर कोई औरत इस निकाह पर रजामंद हो तो वो आगे बढ़ सकती है। ये ऐलान पूरे इलाके में गूंज गया, मगर हमारे दिलों में यकीन था कि कोई भी ऐसी शर्त पर 6 के लिए आगे नहीं आएगा। रिहान एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था और हमें पूरा यकीन था कि कोई भी औरत इस शर्त पर उससे शादी नहीं करेगी, मगर फिर भी हमने उसकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक ऐलान करवा दिया। ये हमें सिर्फ एक मजाक लग रहा था, एक नामुमकिन सी बात। मगर ठीक 1 घंटे बाद एक सिपाही तेजी से भागता हुआ आया और इत्तला दी, जेल के दरवाजे पर एक औरत मौजूद है जो दुल्हन के लिबास में है और उसके साथ एक मौलवी साहब भी हैं। यह सुनकर मैं और एसपी साहब हैरानी में बाहर निकले। हमारे सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र तकरीबन 17 से 18 साल के करीब होगी। वो वाकई एक दुल्हन के रूप में आई थी, पूरी तरह सजी धजी, मुकम्मल शादी के लिबास में। उसके साथ एक आलिम दीन भी खड़े थे जिनके हाथ में निकाह का रजिस्टर मौजूद था। एसपी साहब ने संजीदगी से पूछा, मौलवी साहब, आप कौन हैं और ये लड़की कौन है? मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये लड़की मेरे पास आई थी और इसने कहा कि मैं इसका निकाह पढ़ाऊं और इसके साथ जेल चलूं। जब मैंने इससे वजह पूछी तो इसने साफ अल्फाज में कहा कि इसका होने वाला शौहर 2 दिन बाद सजा ए मौत पाने वाला है। हम सब सन्न रह गए। मौलवी साहब ने बात जारी रखी,
मैंने इसे बहुत समझाया कि बेटी, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, मगर ये अपनी जिद पर कायम रही। इसने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ रिहान से ही निकाह करेगी। ये इसकी भी आखिरी ख्वाहिश है, क्योंकि ये रिहान से सच्ची मोहब्बत करती है। ये सुनकर जेल में खामोशी छा गई। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि रिहान को वाकई कोई इतना चाहता था कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। ये बात जितनी भी अजीब लग रही थी, मगर हमें इस पर एतराज करने का कोई हक नहीं था। हमारा काम सिर्फ कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना था। आखिरकार निकाह की रस्मी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए मौलवी साहब को अंदर बुलाया गया और रिहान को उसके सेल से निकालकर जेल ऑफिस में बिठा दिया गया। मौलवी साहब ने रिहान और उस लड़की का निकाह पढ़ा दिया। निकाह मुकम्मल होने के बाद रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, वादे के मुताबिक अब आप मेरी दुल्हन को मेरे पास भेजेंगे। मैं इसके साथ बातें करना चाहता हूं, अपनी पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। बस एक दिन फिर ये चली जाएगी और उसके बाद मुझे चाहे फांसी दे दें, मुझे कोई गम नहीं होगा। मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई, यही मेरे लिए काफी है। रिहान की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। सच्ची मोहब्बत वाकई ऐसी ही होती है, बेलौस और निडर। मैंने दिल में सोचा, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस निकाह के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो हमारे होश उड़ा देने वाली थी। एसपी साहब ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारा किया और कहा, लड़की को रिहान के सेल में ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। मैंने हुक्म पर अमल किया और दोनों को सेल में बंद करके बाहर आ गई। मुझे लगा कि कुछ ही देर में वो लड़की खुद ही तंग आकर बाहर निकलना चाहेगी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आती रहीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई किसी चीज को खोलने की कोशिश कर रहा हो। मुझे शक हुआ कि शायद सेल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं मुतमिन थी। मैं जानती थी कि यह कोई आसान काम नहीं। दरवाजे पर बहुत बड़ा और मजबूत ताला लगा हुआ था। मैं वापस अपने दफ्तर में चली गई और सोचों में गुम हो गई। लेकिन अचानक जेल के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। मैं फौरन अपनी जगह से उठी और भागती हुई रिहान के सेल की तरफ पहुंची। क्या हुआ? मैंने अंदर झांकते ही पूछा। वो लड़की जो दुल्हन के लिबास में थी, अपना घूंघट नीचे की खड़ी थी। उसकी सांसें बेतरतीब थीं और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। जैसे ही मैंने उसे गौर से देखा, वो कंपकपाते लहजे में बोली, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। मैंने हैरत से कहा, अब क्या हुआ? अभी तो तुमने खुद अपनी मर्जी से निकाह किया था। मोहब्बत का नशा उतर गया? अब तुम्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र होने लगी? मगर वो कुछ नहीं बोली, बस अपने कपड़ों को मुट्ठियों में जकड़े खड़ी रही, जैसे किसी खौफनाक चीज ने उसे झंझोड़ कर रख दिया हो। मैंने दरवाजा खोला और वो लड़की बिजली की तरह बाहर निकली और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मैंने सेल का दरवाजा ताला लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की और वापस ऑफिस में आकर सो गई। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब सुबह मेरी आंख खुलेगी तो एक जबरदस्त तूफान बर्पा हो चुका होगा। सुबह होते ही एसपी साहब तेज कदमों से मेरे ऑफिस में दाखिल हुए और गुस्से में बोले, कैदी नंबर 917 कहां है? मैंने चौंक कर कहा, वो अपने सेल में होगा सर। मगर एसपी साहब का चेहरा सख्त हो चुका था। जाकर अच्छे से देखो, वो बोले और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं तेजी से रिहान के सेल की तरफ बढ़ी। जैसे ही वहां पहुंची, मैंने मामूल के मुताबिक आवाज दी, रिहान दरवाजे के करीब आओ। मगर अंदर कोई जवाब नहीं आया। मेरी पेशानी पर पसीना आ गया, दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने खिड़की से अंदर झांका और जो मंजर देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। सेल के अंदर एक शख्स मर्दाना कपड़ों में दीवार की तरफ मुंह किए लेटा हुआ था। मेरी सांसें रुक गईं, हाथ कांपने लगे। मैंने फौरन सेल का दरवाजा खोला और उस शख्स को सीधा किया। यह देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। ये तो वही लड़की थी जो कल रात दुल्हन के लिबास में रिहान से निकाह करने आई थी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैं सदमे में खड़ी थी कि उसी वक्त एसपी साहब भी वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने ये मंजर देखा, वो भी हैरानी और गुस्से में चीख पड़े, ये क्या तमाशा है? वो दहाड़े, रिहान कहां है? मैं जवाब देने के काबिल भी नहीं थी। एसपी साहब का गुस्सा और बढ़ गया। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर तुम्हें अपनी ड्यूटी ठीक से निभानी नहीं आती तो यहां क्या कर रही हो? तुम्हारी गफलत की वजह से एक सज्जा मौत का कैदी जेल से फरार हो गया है। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने सामने पड़ी उस बेहोश लड़की को देखा जो रिहान की जगह पर लेटी थी।
ये सब एक धोखा था। रिहान ने हमें बेवकूफ बना दिया था। वो खुद दुल्हन के लिबास में जेल से फरार हो चुका था। मैंने कल रात सोचा था कि ये लड़की मोहब्बत में दीवानी होकर रिहान से शादी करने आई है। मुझे लगा था कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है, मगर ये सब एक साजिश थी। रिहान ने इसी लड़की को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया था और हम सब आंखों पर पट्टी बांधकर बेखबरी में उसकी मदद करते रहे। अब सवाल ये था, इस लड़की का क्या किया जाए? वो लड़की हमारे सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई पछतावा। वो बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में बोली, आप लोगों ने रिहान के साथ अच्छा नहीं किया। वो सजाए मौत का हकदार नहीं था। मैंने गुस्से से जवाब दिया, ये बात तो वक्त ही साबित करेगा। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, वो बेगुनाह है और यह भी वक्त ही साबित करेगा। मुझे इस लड़की की बातों पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसी वक्त एसपी साहब ने सख्ती से हुक्म दिया, रिहान को फौरन तलाश करो। अगर हमने उसे न पकड़ा तो 2 दिन बाद हम आला हुक्काम को क्या जवाब देंगे? हमें उसे सजाए मौत देनी थी और वो हमें धोखा देकर फरार हो गया। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। मैं अब भी समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। मैंने एक शख्स पर भरोसा किया, एक लड़की की बातों पर यकीन किया, उनका निकाह करवा दिया और बदले में उन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इस लड़की के माँ बाप तक पहुंचना और उनसे हकीकत मालूम करना। मगर फिर मुझे ख्याल आया, क्यों ना इसी लड़की से पूछ लिया जाए, शायद वो खुद हकीकत बयान कर दे। रिहान को ढूंढना बहुत मुश्किल था। वो कई घंटे पहले जेल से भाग चुका था। हमें तो शाम में पता चला, जबकि वो सुबह 4 बजे फरार हुआ था। न जाने इस वक्त वो कहां जा चुका होगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और संजीदगी से कहा, मुझे तुमसे 2 सवाल करने हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि तुम सच सच जवाब दोगी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं रिहान के बारे में हर बात सच सच बताने के लिए तैयार हूं। मैं हैरत से उसे देखने लगी। वो अब भी रिहान को शौहर कहने के बजाय भाई कह रही थी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम उसे वाकई अपना भाई समझती हो या वो हकीकत में तुम्हारा भाई था? तुम दोनों ने ये ड्रामा क्यों किया? वो खामोश हो गई, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई हो। फिर उसने वो बात कही जिसने मेरे होश उड़ा दिए। नहीं, वो मेरा हकीकी भाई नहीं है, लड़की ने फौरन जवाब दिया। मैंने सख्ती से कहा, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने उससे निकाह क्यों किया और अब अचानक उसे अपना भाई क्यों कह रही हो? तुम दोनों ने हमें धोखा दिया। रिहान हमें चकमा देकर यहां से फरार हो गया, मगर याद रखो, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे और उसे सजा-ए मौत दे देंगे। मगर वो लड़की बिल्कुल पुरसुकून रही। उसने मेरे चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा, यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जल्द ही वापस आ जाएगा। वो अच्छे से जानता है कि उसे कहां जाना चाहिए और कहां नहीं। और सबसे अहम बात, अब तो उसने मुझसे निकाह कर लिया है। मैं उसकी जिम्मेदारी हूं। वो मुझे कभी भी छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। उस लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। वो इतने यकीन से कैसे कह सकती थी कि रिहान वापस आ जाएगा? क्या वाकई ऐसा मुमकिन था? तुम्हें ये यकीन क्यों है कि वो वापस आएगा? मैंने संजीदगी से पूछा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपका फैसला भी बदल जाएगा और आपको अंदाजा होगा कि असल हकीकत क्या है। मैं खामोश हो गई। मैं जानती थी कि यह लड़की अभी तक अपनी बात पर डटी हुई थी। अगर मैं इससे और सवाल पूछती तो शायद वो कुछ और हकीकतें सामने ले आती। मेरा नाम नाजिया है, उसने कहना शुरू किया। मेरी बड़ी बहन की मंगनी रिहान से हो चुकी थी। रिहान बचपन से ही बहुत बहादुर और बेखौफ लड़का था। शायद ही कोई ऐसा वक्त आया हो जब वो किसी से डरकर पीछे हटा हो। वो मेरे वालिद के चचा जाद भाई का बेटा था, यानी मेरा फूफीजाद। अब्बू उसे बहुत पसंद करते थे और उस पर बेहद भरोसा भी था। जब उन्होंने मेरी बड़ी बहन की मंगनी रिहान से कर दी तो वो हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। हमारे गांव का माहौल बहुत अजीब था। एक रात रिहान भाई हमारी खाला जाद बहन से मिलने के लिए हमारे घर आए। उस दिन अब्बू घर पर नहीं थे और रिहान भाई पहले भी कई बार आ चुके थे, क्योंकि अब वो हमारे घर का एक फर्द बन चुके थे। उस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों बहनें थीं और कोई नहीं था। रिहान भाई पिछले दरवाजे से आए। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि वो आप ही से मिलने के लिए आए हैं।
मैं बावर्ची खाने में चाय बनाने लगी और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, मगर अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं घबरा गई, कहीं अब्बू तो नहीं आ गए, मैंने सोचा। जल्दी से मैंने दरवाजे के बाहर झांका, मगर जो मंजर देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। 3 से 4 आदमी दरवाजे के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे खौफनाक और इरादे मशकूक लग रहे थे। उनके हुलिये से साफ जाहिर था कि ये कोई आम लोग नहीं बल्कि बदमाश थे। मेरी आंखों में खौफ छा गया, मगर मुझे कुछ तसल्ली हुई कि रिहान भाई हमारे साथ हैं। दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे, एक दरुस्त आवाज गूंजी। मैंने मिन्नत समास्त की, हम घर में अकेली 2 बहनें हैं, तुम लोग यहां से चले जाओ। मगर उनमें से एक ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, हमें सब पता है कि अभी अभी तुम्हारे घर में एक नौजवान दाखिल हुआ है, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। शोर की आवाज सुनकर रिहान भाई भी बाहर आ गए। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे इशारा किया कि मैं अंदर चली जाऊं। मैं तेजी से अपने कमरे में छुप गई, मगर बाहर जो कुछ हो रहा था सब सुन रही थी। रिहान भाई उन बदमाशों के सामने आ खड़े हुए। उनमें से एक ने बहुत घटिया बात कही, जिस पर रिहान भाई का खून खोल उठा, मगर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखा। वो अक्ल से काम ले रहे थे, क्योंकि सामने 4-5 लोग थे और वो अकेले थे। अगर वो लड़ाई में पड़ जाते और कुछ हो जाता तो हम घर में अकेली रह जाती। इसीलिए उन्होंने नरमी से उन बदमाशों को समझा बुझाकर भेज दिया, मगर ये रोज का तमाशा बन गया था। हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते। जैसे ही अब्बू घर से बाहर जाते, ये लोग हमें तंग करना शुरू कर देते। फिर एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरी बड़ी बहन अपने कमरे में सो रही थी। रात के अंधेरे में अचानक तोड़ फोड़ की आवाजें सुनाई देने लगी। कोई जबरदस्ती खिड़की से अंदर दाखिल हो रहा था। उसी वक्त रिहान भाई भी घर में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से एक बदमाश को खिड़की से अंदर कूदते हुए देख लिया था। रिहान भाई के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। जब उन बदमाशों ने जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की तो एक ऐसी लड़ाई छिड़ गई जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। इस झगड़े में मेरी बहन मार दी गई और रिहान भाई के हाथों एक ऐसा जुर्म हो गया जिसकी सजा उन्हें सजाए मौत के तौर पर मिली। मगर जो असल गुनहगार थे वो कभी पकड़े ही नहीं गए। उस दिन अगर हम अमीर होते, अगर हमारे पास कोई ताकत होती तो शायद ये सब ना होता। मगर इस दुनिया में कमजोर के लिए कोई इंसाफ नहीं। रिहान भाई ने जो कुछ किया वो अपनी गैरत में किया था। उन्होंने किसी मासूम का खून नहीं बहाया, उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ाई की थी। हकीकत में मुजरिम हम नहीं थे, नाजिया ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, बल्कि वो लोग थे जो बिला वजह हमारी जिंदगी में जहर घोल रहे थे, हमारी इज्जत पर नजरें गाड़े बैठे थे। फिर उसने एक हैरत अंगेज इंकिशाफ किया। रिहान भाई की मां ने मुझे इस मुलाकात के दौरान ही यह मंसूबा समझा दिया था। मैं सन्न रह गई। मेरी मां ने भी मुझसे कहा था कि मैं अपनी दूसरी बेटी भी कुर्बान कर दूंगी, मगर अपने बेटे को सजा नहीं दूंगी। नाजिया ने रोते हुए कहा, हमारे खानदान को रिहान की जितनी जरूरत थी उतनी मेरी नहीं। अगर मैं मर भी जाती तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उन्होंने मुझे भी कुर्बान कर दिया ताकि रिहान बच जाए। यह सब एक मंसूबा था। रिहान रातों रात शहर के एक बड़े वकील से मिलने गया था। वो वकील रिहान का एहसानमंद था, क्योंकि एक बार रिहान ने उसकी जान बचाई थी। जब सबने उस वकील का साथ छोड़ दिया था, तब रिहान ने अपनी जान पर खेलकर बदमाशों से लड़ाई की थी और उसे अस्पताल पहुंचाया था। आज वही वकील एहसान चुकाने के लिए तैयार था। अदालत में केस चला और हकीकत सामने आई। साबित हो गया कि रिहान बेगुनाह था और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। अगर रिहान खान की जगह कोई और भी गैरतमंद शख्स होता तो शायद वो भी यही करता। अल्लाह ताला ने सच्ची मोहब्बत और खुलूस की लाज रखी, वरना इतने बड़े केस में किसी को बरी होते मैंने कभी नहीं देखा था। रिहान की मां ने जो कहा था वो सच हो गया। अल्लाह तुम्हें सजाए मौत नहीं होने देगा, तुम जल्द जेल से रिहा हो जाओगे। और वाकई ऐसा ही हुआ। ये वाकया आज भी मेरे जहन में ताजा है। जब भी मैं इसे याद करती हूँ मेरी रूह कांप जाती है। जिंदगी ऐसे कई वाकयात से भरी पड़ी है। कुछ कहानियां वक्त के साथ भुला दी जाती हैं, मगर कुछ हमेशा के लिए दिल में नक्श रह जाती हैं। ये वाकया आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि रिहान के साथ इंसाफ हुआ? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मजीद ऐसे वाकयात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम आपकी कीमती राय के मुंतजिर रहेंगे। अल्लाह हाफिज।